हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आइसोथर्मल कर्व्स और टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्टील ऑन कूलिंग से। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि स्टील को जब कूल किया जाता है तो उसमें क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। आयरन कार्बन स्टील एलॉय जो होते हैं उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो रैपिड कूलिंग की वजह से होती है। जब आप एक स्टील के स्पेसिमन को ऑस्टेनाइट फेज में कूल करते हैं रूम टेम्परेचर तक अलग अलग कूलिंग रेट से, तो उनकी स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज जो होती है स्पेसिमन की वो अलग अलग आती है। अब यहाँ पे जो कूलिंग रेट है उसका क्या अफेक्ट हो रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन पर, उसको हम दो तरीकों से समझते हैं। सबसे पहला जो होता है वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर होता है। आपको पता ही है कांस्टेंट टेम्परेचर अपने आप में आइसोथर्मल होता है कि आप सेम टेम्परेचर मेंटेन करा रहे हैं, जिसको हम आइसोथर्मल कहते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑस्टेनाइट की ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं आइसोथर्मल या फिर कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो वो आपके आइसोथर्मल कर्व्स फॉर्म करते हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। दूसरी जो टेक्निक है वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट अपॉन कॉन्टिन्यूस कूलिंग, कि अब आप ऑस्टेनाइट की ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं कॉन्टिन्यूस कूलिंग के टाइम पे, कि कॉन्टिन्यूसली जो आपका ऑस्टेनाइट है वो कूल हो रहा है। यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम की, कि टाइम के साथ साथ जैसे जैसे आपका टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे आपके टेम्परेचर में चेंजेस की वजह से ऑस्टेनाइट की फेज किस तरीके से चेंज होती है, उसको हम टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम कहते हैं, जो कि हमें इस दूसरे पॉइंट में पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आइसोथर्मल कर्व या हम कहें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ऑस्टेनाइट एट कांस्टेंट टेम्परेचर के बारे में। यहाँ आपने किया क्या है कि एक छोटा सा सैंपल लिया है आपने स्टील का, जिसको कि आपने रूम टेम्परेचर से उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर तक हीट किया है। पहले वो आपका स्पेसिमन जो है वो रूम टेम्परेचर पे है, आप उसे उसके क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर हीट कर रहे हैं। तो जो अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर वाले टेम्परेचर पे जब आप स्टील को देखेंगे तो वो स्टेबल ऑस्टेनाइट की फॉर्म में होता है। अब आप क्या करेंगे, आप अपने स्पेसिमन को क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर कुछ टाइम तक हेल्ड करेंगे, मतलब उसे वहीं पे रोक के रखेंगे, ताकि आपका जो ये टेम्परेचर है थ्रू आउट आपके स्पेसिमन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। फिर आप उस स्पेसिमन को एक बाथ में रखेंगे जहाँ पे आप उसे आइसोथर्मली कूल करेंगे, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करा के आप उसे कूल करने की कोशिश करेंगे। यहाँ मतलब क्या है कि आपका बाथ जो है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर रहेगा। आपके बाथ का जो टेम्परेचर है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब 723 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर होना चाहिए। यहाँ पे आपका ऑस्टेनाइट जो है वो अनस्टेबल होगा और वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा फेराइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर में। तो यहाँ पे जो आपकी डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम लोग अलग अलग मेथड से डिटरमाइन कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे माइक्रोस्कोपिक मेथड है, मैग्नेटोमेट्रिक मेथड है, डायलेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है। इन सब मेथड से आप पता लगा सकते हैं कि क्या किस डिग्री ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपका ये काम हो रहा है। जब हम लोग इन रिजल्ट्स को, जो भी हमने अभी कूल किया, पहले हीटिंग किया फिर कूल किया, जब हम इन रिजल्ट्स को, एक्सपेरिमेंट के इन रिजल्ट्स को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो ऑस्टेनाइट, जितना अमाउंट ऑफ ऑस्टेनाइट आपका ट्रांसफॉर्म हो रहा है उसको हम वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं, और जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं। और जब इसके बेस पे हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को प्लॉट करते हैं, इस ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो जो कर्व हमें मिलता है उसे हम आइसोथर्मल कर्व कहते हैं। अब हमने क्या किया, हमने जो ऑस्टेनाइट हमारा ट्रांसफॉर्म हुआ, जिस अमाउंट में हुआ और जो टाइम लगा, उसको जब यहाँ प्लॉट किया तो हमारे पास कुछ रिजल्ट्स देखने को मिले हमें। कुछ रिजल्ट्स ऐसे थे कि जैसे मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक आपको ये कर्व मिला है, आइसोथर्मल कर्व मिला है आपको। ए पॉइंट जो है वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत को डिनोट कर रहा है, बिगिनिंग बता रहा है आपको ट्रांसफॉर्मेशन की, और बी पॉइंट जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन का एंड आपको बता रहा है। ठीक है, तो जब हम लोग इस कर्व को देखते हैं तो जो रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है यहाँ पे, आप जब स्टार्ट करेंगे तो जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे ए पॉइंट पे, जो आपका रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। आप देख रहे हैं एकदम से वो बढ़ता जा रहा है, रैपिडली वो इंक्रीज कर रहा है। और वहीं जब आप एंड के टाइम पे देखेंगे तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेट है वो क्या हो जा रहा है, धीरे हो जा रहा है, वो स्लो हो जा रहा है।
अब इसी फिगर से हमें ये भी पता चलता है कि जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, जैसे ही आपका ऑस्टेनाइट का या जो आपका स्टील स्पेसिमन था उसका टेम्परेचर आपके बाद के टेम्परेचर के बराबर होता है, मतलब आइसोथर्मल टेम्परेचर मेंटेन होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर आपका मेंटेन होता है, तो आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जो है वो एकदम से शुरू नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ टाइम पहले इलेप्स हो रहा है, आपका कुछ टाइम लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने से पहले। तो ये जो आपका टाइम है, मतलब जो ये लेंथ OA है, जो कि ये डिनोट कर रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन एकदम से शुरू नहीं हुआ। तो ये जो पीरियड है, इस पीरियड को हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। जो स्टार्टिंग के टाइम पे आपका जो टाइम लगता है, मतलब आपके ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को शुरू होने के लिए जो टाइम लगता है, उसको हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं यहाँ पे। और ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका वो पॉइंट A पे शुरू होता है और B पॉइंट पे वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो ये जो AB लेंथ है, ये आपका टाइम बता रहा है कि कितना टाइम जो है आपका लगा है आपके ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट होने के लिए। तो जब हम यहाँ पे A पॉइंट पे देखते हैं तो आपको ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, वहीं जब आप B पॉइंट पे देखते हैं तो आपको फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर देखने को मिलता है। तो ये आपको आपके आइसोथर्मल कर्व से आपको इसके बारे में पता चलता है, इन प्रॉपर्टीज के बारे में पता चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के पर। मतलब आइसोथर्मल कर्व हमने पढ़ लिया, अब हम लोग आइसोथर्मल डायग्राम देखेंगे, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को वर्टिकल एक्सिस पे और टाइम को आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे बना रहे हैं, जिससे कि आपको एक कर्व मिल रहा है। वो जो कर्व है आपका, वो आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है। आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ये सब नोट डाउन कर सकते हैं। पहले मैं आपको ग्राफ के बेसिस पे समझा देता हूँ, आप इसको अपने आप नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। तो हम सीधा ग्राफ पे चलते हैं ताकि मैं आपको ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो आपको डायग्राम में दिखा सकूँ। तो ये आपका डायग्राम है, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। यहाँ हो क्या रहा है, हमने टेम्परेचर जो है वो वर्टिकल एक्सिस पे लिया है, टाइम जो है वो हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी हमारा टाइम इलेप्स हो रहा है ट्रांसफॉर्मेशन में, जैसे ये आपकी जो पहली लाइन है, ये जो पहला कर्व है आपका, कर्व 1 है ये जो आपका, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट का लाइन है। और ये जो B कर्व है आपका, जिसपे B1, B2, B3, B4 मार्क है, ये आपके ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड के खत्म होने का, ट्रांसफॉर्मेशन के एंड होने का लाइन है। तो ये आपका स्टार्टिंग टाइम है परलाइट के लिए, ये B1 जो है आपका एंड टाइम है परलाइट की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इस तरीके से आपने क्या किया, जितने भी आपके स्टार्ट वाले पॉइंट्स थे आपने उनको मार्क कर लिया, बिगिनिंग वाले पॉइंट्स को मार्क कर लिया। ऐसे ही आपने यहाँ किया, एंड वाले ट्रांसफॉर्मेशन एंड वाले पॉइंट्स को मार्क कर लिया। कहाँ पे, आइसोथर्म्स पे। ये जो आपकी डॉटेड लाइन्स हैं ये आपके आइसोथर्म्स हैं। आइसोथर्म्स मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर की लाइन्स हैं ये आपकी। 400 डिग्री सेल्सियस, तो ये थ्रू आउट इस लाइन पे क्या रहेगा, 400 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ये 500 डिग्री, तो ये थ्रू आउट क्या रहेगा आपका, 500 डिग्री रहेगा। तो हम क्या करते हैं, जब हमने ये पॉइंट्स मार्क कर लिए, A1, A2, A3, A4 जो स्टार्ट पॉइंट थे, B1, B2, B3, B4 जो आपके एंड पॉइंट्स थे ट्रांसफॉर्मेशन के, जब आपने ये मार्क कर लिए तो आप क्या करते हो, इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर लेते हो। जैसे हमने ये डार्क लाइन से इनको ज्वाइन किया हुआ है, आप इनको ज्वाइन कर लेते हो, जिसकी वजह से आपको कर्व ऑब्टेन होते हैं। आपको ये कर्व ऑब्टेन हो गए। इन्हीं कर्व्स को आप क्या कहते हैं, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम आप कहते हैं इनको। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर में जो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे के टेम्परेचर पर, मतलब आपने स्टील स्ट्रक्चर को अब उसके लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से भी नीचे के टेम्परेचर पर मेंटेन कराया, और हम देख रहे हैं कि उस स्ट्रक्चर में चेंजेस क्या आएंगे। तो जब हम लोग आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं ऑस्टेनाइट की, बिलो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर मतलब 723 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे जब हम उसकी बात करते हैं तो आपको एक मिक्सचर मिलता है किसका, फेराइट और सीमेंटाइट का। हमने अभी पहले भी बात करी थी। तो यहाँ पे आपको 723 डिग्री सेल्सियस, जो ऊपर वाली डॉटेड लाइन है 723 डिग्री सेल्सियस की लाइन है, तो यहाँ से नीचे आपको फेराइट और सीमेंटाइट का मिक्सचर मिल रहा है। अब ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि आपके इस फेराइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर का स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी क्या होने वाली है। तो जो अलग अलग चेंजेस हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो फेराइट सीमेंटाइट का मिक्सचर है आपका, जो अलग अलग टेम्परेचर पे आपको मिल रहा है, ये ऑस्टेनाइट की ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से मिल रहा है, जो कि आपकी जो ये दोनों फेजेस हैं, मतलब फेराइट है और सीमेंटाइट है, इनके बीच में या इनके अंदर डिस्पर्जन का कितना डिफरेंस होता है, उस पर वो निर्भर करता है कि आपकी दोनों फेजेस जो हैं उनके बीच में क्या डिस्पर्जन रहेगा, कितना डिग्री ऑफ डिस्पर्जन रहेगा, या फिर हम कहते हैं
कि आपकी दोनों फेजेस में कितना रिफाइनमेंट होगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि लोअर ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर से शुरू करते हैं कि जितना ज़्यादा आपका ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर कम होगा उतना ही ज़्यादा आपकी जो फेजेस हैं वो डिस्पर्स होंगी, ठीक है, अलग अलग होंगी, दूर दूर होंगी। तो जब हम लोग हाई ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर की बात करते हैं, मतलब 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास की बात करते हैं, तो जो आपका फेराइट सीमेंटाइट का मिक्सचर है वो एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा अलग है, जिसको हम परलाइट बोल देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा डिस्टेंस होता है इनके बीच में, जिसकी वजह से हम इसका नाम क्या कर देते हैं, हम इसको परलाइट कह देते हैं। वहीं जब हम लोग और नीचे वाले ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर पर जाएंगे, मान लीजिए हम 650 डिग्री सेल्सियस पर जा रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, आपकी जो परलाइट की फॉर्म है वो ख़त्म हो जाती है, और जो आपके फेराइट सीमेंटाइट का मिक्सचर है यहाँ पे वो थोड़ा ज़्यादा डिस्पर्स हो जाता है, थोड़ा और ज़्यादा दूर दूर हो जाता है। तो यहाँ पे आप अपने स्ट्रक्चर को सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आपका जो ये स्ट्रक्चर रहने वाला है ये परलाइट और सोरबाइट के जैसा आपको नज़र आएगा, इसलिए हम इसका नाम जो है वो यहाँ पे डिस्पर्जन की वजह से जो आपको स्ट्रक्चर मिलने वाला है वो सोरबाइट मिलने वाला है, ठीक है। जब आप इससे नीचे जाएंगे, मतलब आप 600 के आसपास जाएंगे या उससे थोड़ा नीचे जाएंगे 550 तक, ठीक है, तो 600 या 550 तक जब आप जाएंगे तो आपको जो मिक्सचर मिलेगा वो परलाइट और सोरबाइट जैसा स्ट्रक्चर आपको शो करेगा, जिसको हम लोग ट्रूसाइट का नाम देंगे, ठीक है। फिर जब हम लोग 550 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाते हैं अप टू 200 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो आपका फेराइट सीमेंटाइट का मिक्सचर है वो ज़्यादा डिस्पर्स हो जाता है, तो वो अपने आप में एक्यूक्यूलर ट्रूसाइट फॉर्म करता है। मतलब 550 डिग्री सेल्सियस यहाँ कहीं से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक वो आपका क्या रहेगा, एक्यूक्यूलर ट्रूसाइट रहेगा। एक्यूक्यूलर उसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसकी नीडल लाइक फेज होती है, मतलब वो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब इससे नीचे के स्ट्रक्चर पर जब आप जाएंगे या इससे नीचे के ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर पर आप जाएंगे, मतलब 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे की जब आप बात करेंगे, तो आपका ऑस्टेनाइट जो है वो फेराइट सीमेंटाइट का मिक्सचर नहीं होगा, वो फेराइट सीमेंटाइट की फेज शो नहीं करेगा, जबकि वो अब यहाँ पे मार्टेनसाइट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो मार्सेंटाइट की फेज है ये एकदम से कभी नहीं आती है, इंस्टेंटेनियस वे में ये नहीं होता है, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर और वाइड रेंज के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर की वाइड रेंज के ऊपर आपका जो अपर और लोअर लिमिट है ट्रांसफॉर्मेशन रेंज का, उसको हम लोग MS और MF के नाम से जानते हैं। MS जो है वो आपको बिगिनिंग ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मार्टेनसाइट शो करता है, वहीं MF जो है आपका वो मार्टेनसाइट की जो फॉर्मेशन है उसके एंड को डिनोट करता है। तो यहाँ पे हमने जो बात करी उसके अकॉर्डिंग सबसे ऊपर जब आप देखेंगे तो आपका जो ये दोनों फेजेस होंगी, मतलब स्टार्ट और एंड, ये बिल्कुल पास पास होंगे। A1 और B1 जो है पास पास होंगे, जहाँ पे वो परलाइट फॉर्म करेगा। फिर जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जाएंगे ये दूर दूर होती चली जाएंगी आपकी लाइंस, ये अब दूर होती जा रही हैं। जब ये दूर होती जाएंगी तो जैसे जैसे हम ये इनका डिस्पर्जन ज़्यादा होगा, मतलब दोनों फेजेस अलग अलग ज़्यादा होंगे, वैसे वैसे इनके स्ट्रक्चर में चेंज आता जाएगा। परलाइट से वो सोरबाइट बनेगा, सोरबाइट के बाद 650 के आसपास वो ट्रूसाइट बनेगा, फिर 550 से लेके 200 तक वो एक्यूक्यूलर ट्रूसाइट रहेगा, मतलब निडल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा ट्रूसाइट फेज में, ट्रूसाइट कंपोनेंट के बेस पे। फिर उसके बाद जब 200 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएगा तो वो मार्टेनसाइट फॉर्म करेगा। यहाँ पे MS जो है वो आपको डिनोट कर रहा है कि आपका यहाँ पे मार्टेनसाइट का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। MF जो है वो आपको बता रहा है कि आपका मार्टेनसाइट का जो फॉर्मेशन है वो खत्म हो गया है, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम है कौन सा, आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम, किसके लिए, ऑस्टेनाइट के लिए, जब हम उसको लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे की ओर बात करते हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे जाएंगे आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये उसी का एक्सप्लेनेशन है जो मैं अभी आपको समझा रहा था। आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के बारे में। यहाँ से आपका टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम शुरू होता है। यहाँ क्या था, अभी देखिए आपने आइसोथर्मल कर्व में क्या किया था कि 723 डिग्री सेल्सियस से नीचे आपने उसे कूल किया था, और वहाँ पे आपने कूल किया था कहाँ तक, 200 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। अब टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में होने के वाला है कि यहाँ पे आप कंप्लीट आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम बनाएंगे, मतलब कि यहाँ पे आप जो आपका कूलिंग होगा वो रूम टेम्परेचर तक होगा। 723 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और कहाँ तक आप कूलिंग करेंगे, रूम टेम्परेचर तक आप कूलिंग करेंगे। तो आपको जो कंप्लीट आइसोथर्मल ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम मिलने वाला है उसको आप टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम के नाम से जानते हैं, या फिर टी डायग्राम के नाम से, T डायग्राम के नाम से, या फिर S कर्व के नाम से। अब इसको S कर्व क्यों कहा गया है, क्योंकि इसकी शेप जो बनती है वो
एस कर्व की तरह ही बनती है। ठीक है, बाकी सब कुछ तो वहां जैसा आपका आइसोथर्मल डायग्राम में था वैसा ही होने वाला है, वैसे ही आपके फेज में चेंजेस आने वाले हैं। आपको परलाइट मिलने वाला है, आपको सोरबाइट मिलने वाला, आपको ट्रूसाइट मिलने वाला, आपको एक्यूलर ट्रूसाइट मिलने वाला है, फिर आपको मार्टनसाइट मिलने वाला है। ठीक है, तो चीजें तो वही रहेंगी, पर लेकिन आपके ट्रिपल टी डायग्राम की कुछ स्पेशल साइलेंट पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। तो हम लोग डायग्राम के बेस पे ही उसे समझेंगे, डायग्राम में हम उस चीज को देखेंगे। आप वीडियो पॉज करके ये जो साइलेंट पॉइंट्स हैं, 2 या पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं। मैं आपको ग्राफ के बेस पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये आपका ट्रिपल टी डायग्राम है, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है। यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस पे आप टेम्परेचर बनाते हैं, टेम्परेचर होता है आपका वर्टिकल एक्सिस पे, और आप टाइम को लॉग स्केल पे लेते हैं यहाँ पे एक्स एक्सिस पे। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपने क्या किया है, टाइम को लिया है किस स्केल पे, लॉग स्केल पे। तो अब हम साइलेंट पॉइंट्स के बेस पे ही डिस्कस करते हैं। आपको पता है 723 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आपका जो ऑस्टेनाइट होता है वो स्टेबल फेज में होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी बात करी है। ठीक है, तो जब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, आपने देखा कि 723 डिग्री सेल्सियस पे आपका ऑस्टेनाइट जो था वो स्टेबल फॉर्म में था। तो जब आप इस ऑस्टेनाइट के कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो वो कुछ ही मिनट्स में पूरा हो जाता है। ठीक है, कूलिंग जो होती है यहाँ पे वो फ्यू सेकंड्स लेती है, कुछ सेकंड्स ही लेती है और वो पूरी हो जाती है। पर लेकिन अगर हम दूसरे मेटल्स की बात करेंगे तो जो आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपका काम चल रहा है, वो हो सकता है कुछ घंटे भी ले ले। ठीक है, हो सकता है एक पूरा दिन भी ले ले। तो इस जो आपका ये टाइम का वेरिएशन है यहाँ सेकंड से लेके आवर्स तक का, आवर्स से लेके डेज तक का, उसको अवॉइड करने के लिए आपने क्या किया है, यहाँ पे जो आपका ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हैं उसको हम लोग टाइम को लॉग स्केल पे, लोगैरिथमिक स्केल पे ले रहे हैं, ताकि आपका ये जो वेरिएशन है ये अवॉइड हो जाए। वहीं जब हम दूसरे साइलेंट पॉइंट्स की बात करेंगे तो देखिए, हमने बात करी है कि कर्व 1 जो है आपका, वो आपके ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्ट के बारे में कहता है, और आपका कर्व 2 जो है वो आपका क्या कहता है कि यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका दूसरा साइलेंट पॉइंट था। अगर हम तीसरे की बात करें तो होता क्या है, जैसे आप कर्व 1 के लेफ्ट रीजन की अगर आप बात करते हैं तो ये आपके इंक्यूबेशन पीरियड की लेंथ बताते हैं। देखिए, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, जब हमने आइसोथर्मल कर्व देखा था तो मैंने आपको बताया था कि इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो स्टार्ट वाला ओ से लेके ए की लेंथ जो थी आपकी वो इंक्यूबेशन पीरियड की थी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आपने 723 डिग्री से कूलिंग शुरू करी तो आपने ऊपर देखा जो आपका इंक्यूबेशन पीरियड है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है कि 560 डिग्री सेल्सियस तक आते आते आपका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कम होता चला जाता है, और 560 डिग्री सेल्सियस पे आपका मिनिमम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। ठीक है, अब 560 डिग्री सेल्सियस के बाद ये फिर से बढ़ना शुरू कर देता है, और नियरली 250 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपका फिर से ये मैक्सिमम हो जाता है, और उसके बाद दोबारा वो क्या हो जाता है, कम होना, आपका इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अब फोर्थ साइलेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट होने के लिए जो आपका टाइम लैप्स हो रहा है, ठीक है, वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा है, और ऐसे ही आपका इंक्यूबेशन पीरियड भी है वो भी वेरी कर रहा है। यहाँ देखेंगे जैसे जैसे आपका टेम्परेचर जो है कम होता चला जा रहा है, वैसे वैसे आपका जो टाइम पीरियड है, जो आपका यहाँ पे टाइम है, ठीक है, वो भी आपका कम होता जा रहा है। यहाँ देखेंगे आप, टाइम ज़्यादा लग रहा था आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू होने में, यहाँ देखेंगे तो टाइम कम लग रहा है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू होने में। तो अपने आप में जो आपको यहाँ पे टाइम भी देखे हुए, यहाँ पे जब आपका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, यहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हुआ, तो टाइम जो लगा वो कम लगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, और मैक्सिमम जो है आपको वो यहाँ कहीं 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको टाइम इलैप्स देखने को मिलेगा, कि 150 डिग्री सेल्सियस के आसपास सबसे ज़्यादा टाइम लगता है आपकी ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट होने में। फिर उसके बाद धीरे धीरे दोबारा आपका टाइम जो है वो कम होता चला जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट होके एंड होने में। यहाँ पे आपका टाइम जो है वो मिनिमम, वापस मिनिमम हो जाता है। तो ये साइलेंट पॉइंट्स जो कि आपको ट्रिपल टी डायग्राम में देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू आइसोथर्मल कर्व्स। वहीं अब हमने जो भी डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या पता चला कि जो ट्रांसफॉर्मेशन के स्टार्ट में, बिगिनिंग में और ट्रांसफॉर्मेशन के कंप्लीट होने में जो आपका टाइम इलैप्स हो रहा है वो किस पे डिपेंड करता है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब साथ के साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन का स्टार्ट है और एंड है, इस पे कार्बन परसेंटेज का भी इफेक्ट पड़ता है कि स्टील के अंदर आपका कितना परसेंट कार्बन जो है वो अवेलेबल है। वहीं अगर आप कार्बन कंटेंट को कम कर देते हैं तो जो आपका ये ट्रिपल टी डायग्राम है ना, ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये आपका ट्रिपल टी डायग्राम है,
तो जब आप इसमें कार्बन कंटेंट जो है, स्टील के अंदर कार्बन कंटेंट जो है उसे कम करेंगे, तो आपकी जो ये फेजेस हैं, ये दोनों आपके जो कर्व हैं, ये कर्व आपके लेफ्ट में मूव करने लग जाएंगे, लेफ्ट की ओर मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो ट्रिपल टी डायग्राम है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू।